सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। जनता दर्शन के दौरान फरियादों की समस्या भी सुनेंगे। मोतीराम अड्डा में विशाल वेयर हाउस का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। गांधीनगर के मनसा में कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आज जांजगीर दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष 24 सीटों पर फोकस। भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। एससी वोटरों पर नजर। राहुल गांधी के वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन। आम लोगों से करेंगे मुलाकात। कल राहुल गांधी ने कलपेट्टा में जनसभा की थी। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का आज 11वां दिन। 2 शिफ्ट में होगी एएसआई सर्वे कमीशन की कार्यवाही। 3 सितंबर को एएसआई कोर्ट में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी बीजेपी। डिप्टी सीएम राजेश पाठक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएलसी मुकेश शर्मा महापौर रहेंगे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं गोरखपुर दौरे की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी करेंगे पूजा अर्चना। जनता दर्शन के साथ फरियादों की समस्या सुनेंगे। फरियादियों की समस्या भी सुनेंगे सीएम योगी। मोतीराम अड्डा में विशाल वेयर हाउस का करेंगे उद्घाटन। करीब 1.23 लाख वर्ग फुट में बनाया जा रहा है वेयर हाउस। वेयर हाउस में परियोजना में 30 करोड़ का निवेश हुआ है। परियोजना से करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मेसर्स श्री एसोसिएट्स की तरफ से बनवाया गया वेयर हाउस। गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वेयर हाउस की परियोजना में 30 करोड़ का निवेश हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को वेयर हाउस की सौगात सौंपेंगे। वेयर हाउस का निर्माण 1,23,000 वर्ग फीट में किया गया है। इसका निवेश प्रस्ताव ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दिया गया था। वेयर हाउस को बनाने में 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दूसरे दिन रविवार को मोतीराम अड्डा में निर्मित पूर्वांचल के सबसे बड़े वेयर हाउस का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरखपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज मोतीराम अड्डा में निर्मित पूर्वांचल के सबसे बड़े वेयर हाउस का लोकार्पण करेंगे। इस वेयर हाउस का निर्माण मेसर्स श्री एसोसिएट्स की ओर से किया गया है। वेयर हाउस बनाने में करीब 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का 11वां दिन। दो शिफ्ट में होगी एएसआई सर्वे कमीशन की कार्यवाही। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा सर्वे। खबर वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला। परिसर में एएसआई सर्वे का आज 11वां दिन।
2 शिफ्ट में होगी एएसआई सर्वे कमीशन की कार्यवाही। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा सर्वे। खबर वाराणसी से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला। परिसर में एएसआई सर्वे का आज 11वां दिन। 2 शिफ्ट में होगी एएसआई सर्वे कमीशन की कार्यवाही। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा सर्वे। दो शिफ्ट में होगी एएसआई सर्वे कमीशन की कार्यवाही। बता दें कि पिछले दिन यानी कि शनिवार को भी सर्वे जारी रहा। एएसआई की टीम ने लगभग 7.5 घंटे तक परिसर के अलग अलग हिस्सों में सर्वे किया। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा सर्वे। खबर वाराणसी से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला। परिसर में एएसआई सर्वे का आज 11वां दिन। 2 शिफ्ट में होगी एएसआई सर्वे कमीशन की कार्यवाही। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा सर्वे। खबर वाराणसी से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का आज 11वां दिन है। परिसर में एएसआई सर्वे का आज 11वां दिन। 2 शिफ्ट में होगी एएसआई सर्वे कमीशन की कार्यवाही। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किया जाएगा सर्वे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विक्की डे शामिल हैं। विक्की, आपसे जानना चाहेंगे कि शनिवार को एएसआई की टीम में एक पटना से विशेषज्ञ भी शामिल हुए हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि ज्ञानवापी वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का जो एएसआई सर्वे हो रहा है, जिसका आज 11वां दिन है, उसी क्रम में आज सुबह 8 बजे एएसआई की टीम जो है ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई। उसके बाद एक मीटिंग किया गया, जिसके बाद वो स्थल पे पहुंचे, सर्वे के स्थल पे पहुंचे और वहां पे 40 सदस्य टीम है। और जो कल कुछ एक्सपर्ट और आए हैं पटना से, कानपुर से भी एक्सपर्ट पहले आ चुके थे, कल पटना से भी एक्सपर्ट आए हैं, जो आज जीपीआर मशीन के माध्यम से सर्वे किया जाएगा। उसकी वो डमी मशीन लगाकर वो जो जगह चिन्हित किया गया था जीपीआर मशीन लगाने के लिए। और वहीं पे बता दें, सर्वे जो है अब तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि 4 हफ्ते पूरी एएसआई सबमिट जो रिपोर्ट सबमिट करेगी कोर्ट पे, जिसको लेकर तैयारी अब तेज हो रही है और तेजी से जो सर्वे का कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। जमीन से लेकर छत तक, छत से लेकर दीवार तक पूरी एक एक चीज को, गुंबद हो गया, मीनार हो गया, सारी चीजों को एकदम बारीकी से खंगाला जा रहा है। और जो इस बीच जो पैमाइश की जा रही थी, मैनुअल पैमाइश के बीच आपको बता दें 2 सैटेलाइट मशीन और जीपीएस मशीन से भी मदद ली जा रही है, जिसमें ये चला रहा है सर्वे में कार्य मददगार काफी शामिल हो रही है। तो आज जो है डमी मशीन लगाकर इसको चेक किया जाएगा, इसकी डिग्री और स्थिति चेक किया जाएगा कि कहाँ पे ये लगना है। एक्सपर्ट जो आए हैं वो इसमें भाग लिए हैं सर्वे में, तो एक्सपर्ट का भी भागीदारी है, जिसको आज जो है सर्वे का काम जो है ये बढ़ाएंगे। और दोपहर 12:30 बजे जो है लंच का टाइम होगा। सर्वे सुबह 8 से 12:30 बजे तक होता है हर रोज की तरह, और 12:30 बजे जो लंच होता है, नमाज को देखते हुए लंच का जो समय है उस समय किया जाता है। उसके बाद जो है 2 बजे पुनः एक बार अंदर प्रवेश करके सर्वे का काम जो है शाम 5 बजे तक किया जाता है। जी, आज ज्ञानवापी के किस हिस्से में सर्वे होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जो तहखाना हो गया, तहखाना और गुंबद, इस सभी चीजों को जो है सर्वे किया जा रहा है। कि इस समय जो गुंबद और तहखाना है, मुख्य जो द्वार है, वहां से इसी जगह पे अभी सर्वे का कार्य चल रहा है। आज जो है डमी मशीन लगाकर जीपीआर की जो डमी मशीन आई है उसको लगाकर ये चेक करेंगे कि कहाँ पे जो निशान की जो जहाँ जगह चिन्हित की थी वहां पे निशानदेही आज किया जाएगा। और जीपीआर मशीन लगाने के लिए जहाँ पे आपको बताया कि उसकी डिग्री और स्थिति चेक करेंगे, वहीं पे लगाएंगे। उसके बाद कल से जो शुरुआत हो जाएगी जीपीआर मशीन से सर्वे करने की। जी विक्की, साथ में ही 15 अगस्त आने वाला है, तो क्या 15 अगस्त को भी ये सर्वे जारी रहेगा?
बिल्कुल ऐसा कोई अभी तो फिलहाल जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि थोड़ी सी किसी प्रकार की बयान देने से जो मना किया गया है, इसको देखते हुए अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लगता है कि 15 अगस्त, क्योंकि वक्त इनके पास कम है, 4 हफ्ते का ही समय है, तो किसी प्रकार की कोई मतलब अवकाश नहीं रहेगा, सर्वे का कार्य जारी रहेगा। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि अभी तक 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारी और बाकी सब बयान देने से बच रहे हैं। बता दें कि आज तहखाने में सर्वे होगा, साथ ही आज 11वां दिन है एएसआई सर्वे का। परिसर में तहखाना साफ होने के साथ ही बारीकी से जांच भी की जाएगी। 2 शिफ्ट में होगी जांच। एएसआई सर्वे की जांच 2 शिफ्ट में की जाएगी। ज्ञानवापी सर्वे का आज 11वां दिन है। खबरें अभी और भी है, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, माइनस के टेम्परेचर में मसाले बनते हैं। आई कैन स्मेल इट। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, माइनस के टेम्परेचर में मसाले बनते हैं। आई कैन स्मेल इट। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी बीजेपी। आज 11:30 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएलसी मुकेश शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल साथ रहेंगी मौजूद। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी बीजेपी। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी बीजेपी। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आज 11:30 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएलसी मुकेश शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल रहेंगी साथ मौजूद। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी बीजेपी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जयप्रकाश पाठक जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? अनम्यूट कर लीजिए। आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मूवमेंट के लिए जानी जाती है। 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके पहले लाखों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। अपना घर बार छोड़ करके उनको सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकलना पड़ा था। तमाम लोग बेघर हो गए थे, तमाम लोग मारे गए थे। उसको लेकर के स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने जा रही है।
उसी को लेकर के आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें उनके साथ मेयर जो है लखनऊ की सुषमा खरकवाल और एमएलसी मुकेश शर्मा समेत जो दूसरे भाजपा नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के इसको लोकसभा का जो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, इस तरीके की आगे भी कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जिसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उसको जोर शोर से मनाएंगे ताकि जनता के बीच में जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको सही तरीके से पहुंचाया जा सके। जी, साथ ही ये जो विभाजन दिवस है इसको कहाँ मनाया जाएगा? कल मनाना है तो कहाँ मनाया जाएगा, और साथ ही इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? देखिए, लखनऊ में शहीद स्मारक है, शहीद स्मृति स्थल है, कई स्थान है जहां पर इस तरीके के कार्यक्रम मनाए जाते रहे हैं और आगे भी मनाए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस कार्यक्रम की जो अगुवाई है फिलहाल ब्रजेश पाठक को इसकी कमान सौंपी गई है, और उनके साथ जो लखनऊ के जो दूसरे नेता हैं जैसे एमएलसी मुकेश शर्मा हैं और दूसरे जो यहाँ के लोकल नेता हैं, वो सारे लोग जो है इनकी टीम में इनके साथ रहेंगे, और यही मंच होगा जिसपे सरकार की उपलब्धियों को बीजेपी सरकार जो जनता के लिए जो भी योजनाएं ला रही है और उनको किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया जाए, लोगों की नब्ज को टटोला जाए, लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाई जाए। कुल मिलाकर के ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौका है। जी, क्या अभी तक इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई है, और अगर कर ली गई है तो ये इसकी जानकारी दीजिए। कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये कार्यक्रम ब्रजेश पाठक की अगुवाई में कल सुबह शुरू किया जाएगा, जिसमें दूसरे भाजपा नेता रहेंगे, और इस कार्यक्रम में जो शहीदों का जो जिन लोगों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, सबके बारे में चर्चा की जाएगी और जो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। जी बिल्कुल, 14 अगस्त को मनाया जाना है, यानी कि कल ही ये मनाया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि विभाजन विभीषिका दिवस बीजेपी मनाएगी। हर वर्ष 14 अगस्त को ये मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीजेपी इसको मनाएगी। इसको लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बता दें कि इस दिवस को आयोजन करने की कमान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सौंपी गई है। उनके साथ अन्य बीजेपी के नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके चलते आज 11:30 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उनके साथ बीजेपी के अन्य नेतागण भी शामिल रहेंगे। इस दौरान विस्थापित परिवारों को आमंत्रित कर त्रासदी में प्राण गंवाने वाले लोगों को योगी सरकार श्रद्धांजलि देगी। चौदह अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। मुख्य तौर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते आज 11:30 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उनके साथ बीजेपी के अन्य नेता भी रहेंगे मौजूद। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की, जहां आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी भाजपा। पूरे देश में इस मौके पर कार्यक्रम करेगी पार्टी। 14 अगस्त को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। बता दें कि जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। पूरे देश में इस मौके पर कार्यक्रम करेगी पार्टी। 14 अगस्त को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोजन।
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाएगी। जगत प्रकाश नड्डा कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। साथ ही जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक निकलेगा मार्च। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी भाजपा। पूरे देश में इस मौके पर कार्यक्रम करेगी बीजेपी। 14 अगस्त को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाएगी। जेपी नड्डा कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि पूरे देश में इस मौके पर कार्यक्रम करेगी भारतीय जनता पार्टी। 14 अगस्त को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोजन। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं प्रयागराज की, जहां अतीक के बेटे अली पर मुकदमा दर्ज। गुर्गे आसाद कालिया समेत 5 पर मुकदमा हुआ दर्ज। अतीक के बेटे अली पर मुकदमा दर्ज। खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, गुर्गे आसाद कालिया समेत 5 पर मुकदमा दर्ज। करैली थाने में मोहम्मद अफजल ने कराया केस। 30 लाख की रंगदारी मांगने और मारपीट का आरोप। करौली थाने में मोहम्मद अफजल ने कराया केस। 30 लाख की रंगदारी मांगने और मारपीट का आरोप। जान से मारने की धमकी का भी लगाया आरोप। करैली पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां अतीक के बेटे अली पर मुकदमा किया गया दर्ज। गुर्गे आसाद कालिया समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। करैली थाने में मोहम्मद अफजल ने कराया केस। 30 लाख की रंगदारी मांगने और मारपीट का आरोप। करैली थाने में मोहम्मद अफजल ने कराया केस। 30 लाख की रंगदारी मांगने और मारपीट का लगा आरोप। जान से मारने की धमकी का भी लगाया आरोप। करैली पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां अतीक के बेटे अली पर मुकदमा किया गया दर्ज। गुर्गे आसाद कालिया समेत 5 पर मुकदमा हुआ दर्ज। करैली थाने में मोहम्मद अफजल ने कराया केस। 30 लाख की रंगदारी मांगने और मारपीट का लगा आरोप। करैली थाने में मोहम्मद अफजल ने कराया केस। 30 लाख की रंगदारी मांगने और मारपीट का लगा आरोप। जान से मारने की धमकी का भी लगाया आरोप। करैली पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक के बेटे अली पर मुकदमा दर्ज। खबर प्रयागराज से है, जहां टीचर की क्रूरता आई सामने। टीचर ने की बच्चे की डंडे से पिटाई। टीचर ने की बच्चे की डंडे से पिटाई।
परिजनों ने की प्रधानाचार्य की शिकायत। बीएसए ने दिए कार्रवाई के निर्देश। खबर प्रयागराज से है, जहां टीचर की क्रूरता आई सामने। टीचर ने की बच्चे की डंडे से पिटाई। परिजनों ने की प्रधानाचार्य की शिकायत। बीएसए ने दिए कार्यवाही के निर्देश। खबर प्रयागराज से है, जहां टीचर की क्रूरता आई सामने। टीचर ने की बच्चे की डंडे से पिटाई। परिजनों ने की प्रधानाचार्य की शिकायत। बीएसए ने दिए कार्यवाही के निर्देश। खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां टीचर की क्रूरता आई सामने। टीचर ने की बच्चे की डंडे से पिटाई। परिजनों ने की प्रधानाचार्य की शिकायत। बीएसए ने दिए कार्यवाही के निर्देश। खबर प्रयागराज से, जहां टीचर की क्रूरता आई सामने। टीचर ने की बच्चे की डंडे से पिटाई। परिजनों ने की प्रधानाचार्य से शिकायत। परिजनों ने प्रधानाचार्य की शिकायत की है। बीएसए ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां टीचर की क्रूरता आई सामने। टीचर ने एक बच्चे की डंडे से की पिटाई। परिजनों ने की प्रधानाचार्य की शिकायत। बीएसए ने दिए कार्यवाही के निर्देश। खबर प्रयागराज से, जहां टीचर की क्रूरता आई सामने। टीचर ने की बच्चे की डंडे से पिटाई। परिजनों ने की प्रधानाचार्य की शिकायत। बीएसए ने दिए कार्यवाही के निर्देश। भी इनका नाम नहीं लिखा है, उनके बच्चा बैठने लगे, सीखने लगे। अगर रहेगा तो भेजेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं भेजेंगे। इन्होंने किस क्लास में बच्चा पढ़ता था? अभी सर अभी नाम नहीं लिखा, अभी 15 दिन से बच्चा आ रहा है। जो टीचर मारे हैं उनका नाम क्या है? खबर लखनऊ से है, जहां पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। आपसी कहासुनी के बाद पति ने दबाया गला। पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। आपसी कहासुनी के बाद पति ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। गोसाईगंज थाने के रसूलपुर का मामला। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। आपसी कहासुनी के बाद पति ने दबाया पत्नी का गला। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। गोसाईगंज थाने के रसूलपुर का मामला। खबर लखनऊ से है, जहां पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या। आपसी कहासुनी के बाद पति ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। गोसाईगंज थाना के रसूलपुर का मामला। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। निवासी रसूलपुर आशिक थाना गोसाईगंज में ये सूचना प्राप्त हुई कि ममता पाल पत्नी सूरज कुमार निवासी रसूलपुर आशिक थाना गोसाईगंज की हत्या हो गई है। इस सूचना पर थाना गोसाईगंज की पुलिस मौके पर रवाना हुई और उच्च अधिकारियों द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। इसमें आरोपी मृतका के पति सूरज पाल की गिरफ्तारी कर ली गई है
जांच करके पूछताछ पे पता चला है कि उनका पत्नी से किसी बात के लेके विवाद चल रहा था। आज विवाद बढ़ गया पारिवारिक अनबन को लेके। इनके द्वारा पत्नी की उन्हीं के साड़ी के आंचल से गला दाब की हत्या करके शव वहीं झाड़ियों में छुपा दिया गया। थाना गोसाईगंज में ये सूचना प्राप्त हुई। खबर दिल्ली से है, जहां प्राइवेट बस में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। नरेला रामलीला ग्राउंड में खड़ी गाड़ी में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्राइवेट बस में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बता दें कि दिल्ली की 2 प्राइवेट बसों में लगी आग। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तमाम बॉर्डरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के साफियाबाद बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर भी ट्रैफिक पुलिस और लोकल थाने की पुलिस मुस्तैद दिखी रही। हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। 13 और 14 अगस्त को तमाम बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं ताकि देश की राजधानी दिल्ली में कोई आपराधिक घटना ना हो। दिल्ली के बाहर से जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जी, फल आदि की ही परमिशन दी जाती है। इन गाड़ियों को भी चेक करके ही सीमा में प्रवेश करने दिया जाता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने की। और तिरंगा यात्रा में एक जन सैलाब देखने को मिला, जिसमें हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं एवं बुजुर्ग भी शामिल रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान थानेसर विधायक सुभाष सुधा व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री चौधरी वेदपाल ने कहा, देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा, यह कांग्रेस पार्टी ने शहीदों को सम्मान नहीं दिया और शहीदों को भुला दिया, मगर आज हम सभी शहीदों को सम्मान का दर्जा देकर सम्मान दे रहे हैं ताकि किसी के बलिदान को भुलाया ना जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, प्रदेश ओपी धनखड़ जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि पूरे देश के अंदर 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जाए। और आज युवाओं में कितना जोश है, आप देख सकते हैं इस बात का। मैं कहूँगा आज हमें खुली हवा में आजादी हमारी लड़ाई है और हमारे जो सेनानी है उन्होंने दिलाई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस ने उनको भुला दिया। हम इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि कांग्रेस ये कहे कि आजादी हमने दिलवाई, लेकिन हम चाहते हैं कि 1857 में जो उसको भी याद रखें। हमारे प्रदेश महामंत्री वेदपाल जी ने बताया, पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में तिरंगा यात्रा होने जा रही है। उसी के निमित्त आज थानेसर विधानसभा की तिरंगा यात्रा है, जो युवा मोर्चा हमारा है वो नेतृत्व करेगा और पूरा जिला इसमें सहयोग कर रहा है। ऐसे ही हमारी कल 2 तिरंगा यात्रा, एक लाडवा है, एक अपना पेवा है और परसों शाहबाद की तिरंगा यात्रा है। तो आज शहीदों के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा रखी गई है, एक निर्धारित रूट किया। तो उसमें हमने थोड़ा सा ये भी रखा है कि अगर कहीं लगता है पुलिस व्यवस्था के कारण कि लोगों को परेशानी ना हो तो मौके पे थोड़ी बहुत डाइवर्सन भी कर सकते हैं।
पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पलवल विधायक दीपक मंगला के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय करते हुए हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर लोग निकले। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों के अलावा पार्टी के पदाधिकारी व अन्य लोग शामिल रहे। तिरंगा यात्रा शहर के मुख्य बाजार से होते हुए आगरा चौक तक समापन किया गया। एनआईटी कुरुक्षेत्र में आयोजित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिक संस्थान की भूमिका पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आजादी से पहले वैज्ञानिकों की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि परतंत्रता का बेड़ियों के बावजूद उन्होंने देश के लिए कार्य किया। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान भारती द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभाशाली बच्चों को राज्यपाल के कर कमलों से सम्मानित करवाया गया। दत्तात्रेय ने कहा कि आजादी से पहले हमें स्वतंत्र रूप से बोलने व विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने उस समय भले ही दुखी मन से देश के लिए कार्य किया, जो कि एक सराहनीय कदम है। आजादी के उपरांत 70 वर्षों में वैज्ञानिकों की बदौलत ही उन्नति के नए आयाम स्थापित हुए हैं। वहीं देवेंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान भारती वैज्ञानिकों के जीवन संघर्ष पर इस तरह संगोष्ठी आयोजित कर अलग जगा रही है। अपने देश के बारे में, समाज के बारे में उन्होंने काफी सोच किया था। ऐसे बुरी परिस्थिति में भी हमारे साइंटिस्ट उस समय में, अंग्रेजों के समय में ऐसा था, हमारे साइंटिस्ट को स्वतंत्र भाव से बोलने का हक नहीं था। किसी भी चीज जो है वाइसराय से, लंदन से जो है परमिशन लेना पड़ता। वो स्थिति थी। वो स्थिति में भी हमारे भारत के साइंटिस्ट बहुत मन में दुख रख लेते हुए उन्होंने सिर ऊंचा रखकर देश के लिए जो काम किया, उनको सबको जो है मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। आज की जो एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है विज्ञान भारती हरियाणा और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र ने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए आयोजित की है, जिसमें संगोष्ठी का जो विषय रखा गया है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिक संस्थानों का योगदान। राष्ट्रीय विज्ञान भारती पिछले लगभग 2 साल से अलग अलग प्रांतों में भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन व कार्य के ऊपर इस तरह के कार्यक्रम करवा रही है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर थानेसर विधायक सुभाष सुधा के घर के सामने प्रदर्शन किया और कहा कि उनकी मांगें जल्द से जल्द मानी जाएं। वहीं इस प्रदर्शन में जन संघर्ष मंच ने भी उनका सहयोग किया और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। आशा वर्कर एसोसिएशन की जिला प्रधान पिंकी देवी ने कहा कि पूरे प्रदेश में सभी विधायकों के घर के सामने प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में जिला कुरुक्षेत्र में भी थानेसर के विधायक सुभाष सुधा के घर के सामने यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। वहीं कुछ जिला में उनके कुछ आशा वर्कर साथियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिनको छुड़वाने की मांग कर रहे हैं।
की 17 के लिए तक आगे बढ़ गई है। उसमें उसी दिन ही हमारा 9 तारीख को फैसला हुआ था कि 12 तारीख को जो सभी जितने भी विधायक हैं, जो बीजेपी के हैं, जेजेपी के, सबके पास हम ज्ञापन भेजेंगे और प्रदर्शन करते हुए वहाँ नोटिस देंगे। जब आज हमारी वर्कर अम्बाड़ा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री के वहाँ इकट्ठी हुई प्रदर्शन के लिए, तो उनको इकट्ठा नहीं होने दिया गया। जो इकट्ठी होती रही उनको जेल में भर के और जेल में डाला गया। हम मंत्री विधायक जी के यहाँ सुभाष सुधा जी के आए हुए हैं प्रदर्शन करते हुए। जब तक हमारी वर्करें जेल से नहीं जाएंगी और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने का टाइम नहीं दिया जाएगा, हम बैठने के लिए सबकी सब तैयार हैं। और हमने जाहिल जी को बोल दिया, विधायक के बेटे को, कि वो आप अपनी गाड़ियां मंगा ले, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारे साथी घर नहीं जाएंगे, हम कोई घर नहीं जाएंगे, सारे के सारे जेल में जाने के लिए तैयार हैं। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव करने के लिए और मांग पत्र सौंपने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर पहुंचे आशा वर्कर यूनियन के प्रधान हेमलता ने बताया कि पूरे प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों का घेराव किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सिर्फ 8,000 ही मानदेय दिया जा रहा है। इतने कम मानदेय में एक आशा वर्कर अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकती और इसके साथ स्वास्थ्य विभाग आशा वर्करों से अपने कार्य से भी अधिक कार्य करवा जाता है। मांग पत्र में यह भी लिखा गया कि सभी आशा वर्करों को 26,000 रुपए की मानदेय सरकार द्वारा दिया जाए और इन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सुविधाएं भी दी जाएं। अगर सरकार इसके बावजूद भी मांग पत्र के माध्यम से मांगों को पूरा नहीं करती तो हड़ताल 17 अगस्त तक की जाएगी। इस अनिश्चितकालीन तक किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता जब तक न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए, हमारे मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, ESI और PF की सुविधा दी जाए, आशा वर्कर को हेल्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो ऑनलाइन काम का दबाव बना रखा है वो खत्म किया जाए। फैसिलिटेटरों की विजिट में प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाए। जो मरीजों को आशा वर्कर अस्पताल तक ले जाती है और मासिक मीटिंगों में जाती है उनका किराया भत्ता दिया जाए। आशा वर्कर की जो ड्रेस है उसका 2,000 रुपये वार्षिक दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने संगठन की ओर से आशा वर्कर की जो 8 तारीख से हड़ताल चली हुई है उसका भी और मांगों का भी पुरजोर समर्थन करता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन में, ये 2005-06 से शुरू हो रही है। ये कहते थे कि 12 साल के बाद तो कूड़ के ही भाग जाग जाते हैं, ये 17 साल के बाद भी। आज मंत्री से हम ये पूछ रहे थे कि ये कर्मचारी हैं मजदूर हैं, कर्मचारी का वेतन नहीं है, मजदूर की मजदूरी नहीं है, और 1,000 रुपये इनको देते थे। लंबी हड़ताल के बाद 4,000 रुपये एक फिक्स हुआ। आशा वर्कर ने जिले की सभी आशा वर्कर मुझे ज्ञापन दिया है। उनकी 10 डिमांड है कि भाई हमको ये हमारा वेतन होना चाहिए, हमारी समय सीमा होना चाहिए और हमें इतने घंटे नौकरी करें। एक एक अपनी मांगों को रखा, बहुत लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं और कह रहे 20 साल से लगातार हम इस संघर्ष में। अभी क्या आश्वासन दिया आपने, लगभग कितने समय में इनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी? जितना समय लगेगा उसमें काम करेंगे और जो कैबिनेट का है, जो मुख्यमंत्री उसमें जो भी है उसको मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और सब विधायक दल की कमेटी में। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, जहां राजकीय अतिथि अध्यापक मंच के बैनर तले अतिथि अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मंच के पदाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में अतिथि अध्यापक के लिए अनेक वादे किए थे, लेकिन जब वह सत्ता में आई तो वह सभी वादे भूल गए। वहीं उन्होंने कहा कि राजकीय अध्यापक मंच ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया है। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो आगे और कड़ा फैसला लेने को सभी अतिथि अध्यापक मजबूर होंगे।
खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां राजकीय अतिथि अध्यापक मंच के बैनर तले अतिथि अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय कुरुक्षेत्र के सामने जमकर प्रदर्शन और डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मंच के पदाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार से अपनी घोषणा पत्र में अतिथि अध्यापक के लिए अनेक वादे किए थे। फरीदाबाद हरियाणा का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वार्ड नंबर 1 के निवासियों को बड़ी सौगात देते हुए सेक्टर 25 स्थित अटल पार्क का 63 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लगातार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही नहीं बल्कि प्रदेश के अंदर विकास कार्यों की झड़ी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगी हुई है। इसी कड़ी में सेक्टर 25 के अटल पार्क में 63 की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे वार्ड नंबर 1 के सभी शहरवासी और कॉलोनी वासियों को इसका फायदा दिया जाएगा। मंत्री जी का हम अपने वार्ड में आज पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी जनता की तरफ से। और मंत्री जी ने आज जो हमारे पार्क के सौंदर्यकरण के लिए, जिसका अटल पार्क के नाम से पार्क है, 63 लाख रुपए का सौंदर्यकरण के लिए आज पैसा दिया, उसका शिलान्यास किया है। हम मंत्री जी का अपने वार्ड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हमेशा हमारे वार्ड के लिए कोई भी काम हो, तो सीवर, पानी, सड़क, हमेशा पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ते। हम आज यहाँ पधारने पर उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ये हमारा सेक्टर 25 में बड़ा पार्क है और वार्ड नंबर 1 में ये आता है। इसका लाभ राजीव कॉलोनी और रनेरा खेड़ा को इसका लाभ मिलेगा। आज हमने 18 लाख की लागत से हमने उद्घाटन किया है। इससे क्या है कि फुटपाथ है, जिम है, बुजुर्गों के लिए लाइट है, वहेज है और मिनी ट्यूबवेल भी है, जो इस क्षेत्र में कोई घूमने के लिए जगह नहीं है। और ये सबसे बड़ा पार्क है। पहले भी हमने इस पार्क को 1.5 करोड़ की लागत से पहले बना के तैयार किया। हरियाणा के सिरसा में किसान फसल बीमा मुआवजे की मांग को लेकर किसान परेशान है। खरीफ 2020 को खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलने के कारण चोपटा सहित अन्य जगहों पर किसानों के धरने प्रदर्शन जारी हैं। नारायणखेड़ा गांव में किसान पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। टेक्निकल कमेटी, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों, सरकार के प्रतिनिधियों व बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इस बैठक में सिरसा जिले के 35 से 40 गांव, जिनके सर्वे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, का बीमा क्लेम करके अगले 3 से 4 दिनों से जारी करने पर सहमति बनी। जिस गांव में सर्वे का ऑब्जेक्शन है, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद बीमा जारी किया जाएगा। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।